तो नहर प्रणाली की अगर हम बात करें, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में नहर प्रणाली। तो कोई भी कैनाल सिस्टम क्या होता है इसको हम एक बार देख लें। कैनाल सिस्टम वास्तव में होता क्या है, कोई भी नहर सिस्टम जो होता है, पूरी नहर का एक जो कार्य करने की प्रणाली है, किस तरह से उसके जाल को बिछाया जाता है, इसके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो कैनाल सिस्टम का एक जो है पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब कैनाल का सिस्टम की बात कर रहे हैं। कैनाल कल मैंने बताया कि क्या है, आर्टिफिशियल मैन मेड चैनल है। ठीक है, मैन मेड जो है माध्यम है, इसके द्वारा जो है नदी से पानी को क्या करते हैं हम लोग, उस माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, खेतों तक ले जाते हैं सिंचाई। अब कैनाल के क्लासिफिकेशन को भी हमने जो है इसके लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैनाल की क्लासिफिकेशन हम इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो कैनाल के बारे में हमने जब पढ़ लिया, सब कुछ जो है कैनाल का स्टडी कर लिया, कितने प्रकार के कैनाल हो सकते हैं अलग अलग आधार पे। ठीक है, अब हम कैनाल के पूरे सिस्टम को देखने का प्रयास करेंगे। कैनाल असल में पूरे सिस्टम में किस तरह से जो है बिछाया जाता है। ठीक है, मैंने कल बताया था कि जो कैनाल होता है मेनली आपका क्या होता है, किसी नदी से निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ अगर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ देखिए एक नदी दिखाई गई है, यहाँ से एक नदी आ रही है। ठीक है, ये आपकी नदी है, ये पूरी नदी है आपकी। ठीक, ये नदी आ रही है। अब इस नदी से क्या किया गया है, एक ब्रांच निकाला गया है, कैनाल निकाला गया है। यहाँ देखिए ये आपका एक जो है मेन ब्रांच निकाला गया। ठीक है, अब इस मेन ब्रांच से नदी से मेन ब्रांच को निकालने के लिए यहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोग, बियर या बैराज। इस नदी के आर पार जो मेन नदी है जहाँ से हम पानी कैनाल निकाल रहे हैं, वहां पर हम क्या बनाते हैं, बियर या बैराज बनाते हैं। बियर बैराज बनाने के लिए क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि पानी को इजिली क्या करें, हम डाइवर्ट कर सकें। तो मैंने जो है बियर बैराज के बारे में इसके पहले भी आप लोगों को लेक्चर में बताया हुआ है। बियर या बैराज क्या करता है, एक तरह से में डाइवर्जन का काम करता है, पानी का क्या करता है, ये डाइवर्जन का कार्य करता है। इस पे क्या करते हैं हम लोग, बियर बैराज के लिए हम नदी के क्रॉस, नदी के जो मेन नदी है उसके आर पर क्या बनाते हैं, हम जो है कम ऊंचाई की दीवार जो बियर कहलाती है, और उसके ऊपर जब एक फाटक लगा देंगे तो क्या होगा, उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी तो वो क्या कहलाता है, आपका बैराज स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों क्या है, एक प्रकार के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो पानी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, पानी को डाइवर्ट करते हैं कैनाल की तरफ। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पर बियर या बैराज बना देंगे इसमें, तो क्या करेगा, ये पानी का लेवल यहाँ पे क्या होगा, इस नदी के अपोजिट साइड में जहाँ जो पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, आर पार दीवार बना देने से पानी रुक रहा है यहाँ पे, और रुकने से क्या होगा, वाटर का लेवल यहाँ पे इस नदी में इस जगह पे बढ़ जाएगा। जो वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ से क्या करते हैं, फिर हम लोग एक जो है ओपनिंग दे देंगे, जस्ट उसके पीछे से जहाँ दीवार बनाया उसके पहले हम क्या करेंगे, एक ओपनिंग दे देंगे, जो एक कैनाल निकाल देंगे, जो कहते हैं हम लोग क्या, मेन कैनाल। ठीक है, मेन कैनाल या मुख्य नहर कहते हैं उसको। तो यहाँ से अब क्या करेगा, जो पानी नदी में अतिरिक्त इकट्ठा हो रहा था बियर या बैराज की वजह से, क्या होगा, आप सीधे मेन कैनाल की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है बताया गया, एक एक करके मैं बता रहा हूँ पूरे सिस्टम को फिगर के साथ यहाँ पे दिया गया है, हर एक पॉइंट को हम समझा रहे हैं, समझते जाइए सर। तो अब ये जो आपका हेडवर्क है, मैंने जो बताया आपको, हेडवर्क क्या है आपका, यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं नदी के क्रॉस, ठीक है, जो हम बैरियर बना रहे हैं, चाहे वो बियर हो चाहे बैराज हो, क्या करेगा, पानी पे नियंत्रण भी करेगा और पानी का क्या करेगा, अपवर्तन भी करेगा। एक तरह से क्या, ये आपका एक अपवर्तन संरचना है जो पानी को क्या कर रहा है, कैनाल की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है, ये पानी जो है कैनाल की तरफ चला जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हेडवर्क पर फाटक लगाए जाते हैं। ठीक है, फाटक लगा देंगे, जब फाटक बंद कर देंगे क्या होगा, पानी जो है कैनाल की तरफ जाने लगेगा, फाटक खोल देंगे तो क्या होगा, पानी सीधा जो है नदी से आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो आपका मेन कैनाल है, मेन कैनाल मैंने बताया कि जो नदी के जो हेडवर्क है उसके जस्ट पहले हम क्या करते हैं, मुख्य नहर को बनाते हैं। तो मुख्य नहर क्या करता है, हेडवर्क से निकलने वाली मुख्य नहर कहलाती है। हेडवर्क से निकलने वाली जो शाखा है वो क्या कहलाती है, मुख्य नहर कहलाएगी। जल विभाजक रेखा पर आने से पहले ये कुछ दूरी तक कटान में बनाई जाती है। ठीक है, तो हो सकता है जब हम उसको निकालें मेन कैनाल को, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ हाइट वहां पे ज्यादा हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कटिंग करके क्या करेंगे, उसको जो है रिज लाइन पे हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे जब तुरंत जो नदी से एक मेन कैनाल निकलेगा, तो नदी से डायरेक्टली निकलने में क्या होगा, जो मेन कैनाल है उसमें जो आपका डिस्चार्ज होगा, निस्सरण होगा, वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब ज्यादा निस्सरण होने का मतलब क्या है, वहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होने में क्या करते हैं हम लोग, अब हम जो है उस वाटर को फिर से क्या करेंगे, और भी पार्ट में बांटेंगे। डिस्चार्ज को हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को
कम करने का प्रयास करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है एक और शाखा नहर निकालेंगे। अब शाखा नहर जब हम निकालेंगे तो उसको कहते हैं क्या हम लोग, ब्रांच कैनाल। ठीक है, यहाँ से देखिए मेन कैनाल है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से क्या किया गया है, ब्रांच निकाला गया है। ठीक है, ये दो ब्रांच यहाँ से देखिए निकला हुआ है। तो ब्रांच निकलने से क्या होगा, जो वाटर है वो क्या होता है, अनेक अलग अलग हिस्सों में ब्रांच में जो है डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो मेन कैनाल के अपेक्षा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है ब्रांच में ज्यादा जो है बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो भी क्या होगा, कम होगा, डिस्चार्ज भी क्या होगा, दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद भी हम क्या करेंगे, अभी भी हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इतना होता है कि आप आसानी से जो है खेत में पानी नहीं दे सकते हैं। ब्रांच से भी अगर आप पानी देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होने की वजह से आपका जो है जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक, अब ब्रांच कैनाल से पानी न निकाल के फिर क्या करेंगे, इसी ब्रांच से हम मेजर और माइनर निकालते हैं, मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकालते हैं। यानी कि वितरिका होता है एक, और उसके बाद एक माइनर होता है, इसको कहते हैं उपवितरिका। ठीक है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, आप फिगर देख रहे होंगे कहीं कहीं मेजर और माइनर दोनों दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए माइनर दिखाया गया है। ठीक, तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच से जो निकला है क्या है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, और मेजर से फिर क्या है, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाला गया है। यानी कि जो मेन कैनाल होता है उसमें से ब्रांच निकलेगा, फिर उस ब्रांच से भी क्या करेंगे, दो और निकलते हैं, कौन से, एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको रजवाहे कहते हैं, और उस रजवाहे से फिर क्या निकालेंगे हम लोग, एक माइनर निकालेंगे, और उस माइनर में फिर क्या लगाएंगे हम, वहां पे जो है हम ओपनिंग देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटलेट कहते हैं। ठीक है, अब आउटलेट से पानी क्या होगा, तुम्हारे खेतों में जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है, रजवाहे या माइनर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ब्रांच या शाखा नहर से जो उप शाखा निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं, वितरिका या माइनर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, ये जहाँ आपका सिंचाई का क्षेत्रफल जो है, सिंचाई का जो फील्ड है उसके एक सिरे तक जाता है। ठीक है, और रजवाहों पर मोगे स्थापित करके खेतों को पानी दे। अब यहाँ पे जब हम आउटलेट बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, एक माइनर निकाल के गुल जिसको कहते हैं, या तो गुल के द्वारा हम क्या करेंगे, पानी जो है, ये डिपेंड करेगा माइनर निकालना है या गुल निकालना है, तो उसके लिए जो आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो देखना पड़ेगा, जो पानी अब हम निकाल रहे हैं उसका वेलोसिटी फ्लो ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ कुछ केस में क्या करते हैं, वितरिका से ही डायरेक्टली जो है आउटलेट बनाकर गुल के द्वारा पानी ले जाते हैं। ठीक है, और कहीं पर अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा है तो वहां पे क्या करेंगे, हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी भी निकाल लेंगे, उससे क्या होगा, निसरण और कम हो जाएगा, और निसरण से क्या करेंगे हम, वहां से गुल निकाल लेंगे, गुल से क्या होगा, पानी खेतों में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक पूरा सिस्टम है, इसमें हम जो है मेन नदी से क्या होगा, फिर एक मेन कैनाल निकलेगा, मेन कैनाल से फिर क्या हम शाखा निकालेंगे, ब्रांच निकालेंगे, ब्रांच कैनाल, और फिर ब्रांच कैनाल से क्या करेंगे, मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकालेंगे। जब मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकालेंगे फिर वहां पे हम आउटलेट बनाकर क्या करेंगे, गुल के द्वारा खेतों में पानी लेके जाएंगे, इसको कहते हैं वाटर फोर्स। तो जो गुल होते हैं, एकमात्र जो गुल है आपका, जो किसानों के द्वारा जो ये बनाया जाता है। ठीक है, और गुल जो आपके होते हैं उसको 1 से 3 मीटर तक ज्यादा से वाटर कोर्स जो है, जिसके द्वारा हम पानी ले जा रहे हैं खेतों में, आखिरी पड़ाव जो होता है आपका, जिसको हम गुल कर रहे हैं, वाटर कोर्स कर रहे हैं, जो छोटी नाली होगी वो किसानों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी लंबाई 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक रखी जाती है, उससे ज्यादा नहीं रखती। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो हेडवर्क, मुख्य शाखा, मुख्य नहर, शाखाएं, रजवाएं, माइनर तथा मोगे सभी राज्य सरकार की संपत्ति होती है और सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किया जाता है। जितने भी मतलब कैनाल से लेके और आखिर जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वहां तक जो है गवर्नमेंट अपने अंडर में सब कुछ काम करती है, उसकी जो है मेंटेनेंस का काम हो, चाहे उसके निर्माण का कार्य। ठीक है, लेकिन जो गुल होता है वो स्वयं किसान के द्वारा बनाया जाता है, वो किसान स्वयं बनाता है वो रास्ता खेतों तक पानी ले जाने के लिए, फसल को सिंचाई करने के लिए। ठीक है, तो इसके मेंटेनेंस का जो व्यवस्था होता है, या उसको ले जाने ले आने का, या इसको जो भी है बनाने का, वो किसान अपने तरीके से करता है। इसकी लंबाई सामान्यतः कितनी रखनी पड़ती है, 1 से 3 किलोमीटर तक। तो ये पूरी जो है एक व्यवस्था है जिसके थ्रू जो है हम लोग कैनाल के सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। फिगर जो है यहाँ पे आपको दिया गया है क्लियर कट में कि कैसे जो है ब्रांच को निकाला गया है, और ब्रांच से फिर मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाला गया है। सर हाँ सर क्या, तो ये देखो यहाँ पे जो है नहरों का निस्सरण किस तरह से
डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए जो मेन कैनाल है आपका, मेन कैनाल में जो आपका नहर का संपूर्ण मिश्रण है वो सामान्यतः 200 से 300 क्यूबिक होता है, यानी कि क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके अलावा जो तुम्हारा यहाँ से जब मेन कैनाल से हम ब्रांच कैनाल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखा गया है पूरा सिस्टम, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए आप जो है इसमें आपका एक मेन नदी है, मेन नदी से यहाँ पे मेन कैनाल निकाला गया है यहाँ तक। अब मेन कैनाल से क्या है, ये ब्रांच निकाले गए, एक ब्रांच यहाँ निकला है, एक ब्रांच यहाँ निकला है। अब ये ब्रांच फिर क्या कर रहा है, यहाँ से मेजर और माइनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उप ब्रांच में, ठीक है। ब्रांच फिर क्या कर रहा है, उप वितरिका में निकल रहा है, यहाँ पे वितरिका जो आएगा मेजर और माइनर है, ठीक है। वितरिका के बाद क्या होता है, उप वितरिका होता है, उसमें जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको देखिए मेजर और माइनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेनली हमें ध्यान देना है कि आपका जो है डिस्चार्ज जो है धीरे धीरे क्या हो, इतना कम हो कि आप आसानी से बूंद के द्वारा पानी ले जा सके ताकि फसलों को कोई नुकसान ना हो। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो मानक वैल्यू है, वो मेन कैनाल में आपका होना चाहिए 200 से 300 क्यूमेक। उसके बाद जो उससे ब्रांच निकलता है उसमें कितना होना चाहिए, 200 से 300 से घटता हुआ 30 क्यूमेक तक आना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 30 से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, उसको फिर और लो करने का प्रयास करेंगे तो 2.5 से 30, यानी 30 से कम कितना मिनिमम आपका होगा 2.5 क्यूमेक, ठीक। अब 2.5 क्यूमेक से भी कम होगा तो फिर क्या होगा, वो माइनर में जाएगा, ठीक है, 2.5 से। और अल्टीमेटली जो आपका बुल है, उस बुल में जो मिश्रण होगा 1 क्यूमेक से कम होना चाहिए, उसमें जो डिस्चार्ज होना चाहिए, यानी कि कितने प्रति सेकंड कितने क्यूबिक मीटर पानी जाए, 1 क्यूबिक, ठीक है। तो ये जो है नहर के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, जो है कैनाल सिस्टम में किस तरह से वाटर का जो डिस्चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद ये हो गया पूरा जो है कैनाल सिस्टम। अब इसके बारे में अगर हम विचार करें कि नहर की परियोजना जब हम कोई तैयार करते हैं कि हमें अगर इतना सारा जो है निर्माण करना है किसी क्षेत्र में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। अगर हमें कोई नहर परियोजना बनानी हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे। तो सर्वे फॉर कैनाल प्रोजेक्ट, नहर परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं क्या है। तो जब भी हम कोई नहर परियोजना तैयार करते हैं तो उसके लिए सर्वेक्षण करना पड़ता है। उसमें 2 चीजें आती हैं सर्वेक्षण के अंतर्गत, 2 कंडीशन होते हैं। पहला होगा आपका प्रारंभिक सर्वेक्षण, जिसको कहते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे, और दूसरा होता है क्या, विस्तृत सर्वेक्षण, जिसे कहते हैं डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। ये दोनों सर्वे जो है जब हम कर लेंगे, हमें जो है पूरे एरिया का रिक्वायरमेंट और नक्शा जो हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर फिर क्या करेंगे, हम उस पूरे कैनाल सिस्टम को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम किस तरह से तैयार करेंगे इसको एक बार हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक सर्वेक्षण में क्या क्या चीजें आती हैं उसके अंतर्गत, और विस्तृत सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो प्रारंभिक सर्वेक्षण की बात करें अगर हम, तो वहां पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिस भी क्षेत्र में हमें कोई कैनाल परियोजना बनानी है, नहर परियोजना बनानी है, वहां पर हम क्या करेंगे, पहले एक बेसिक जो है इंफॉर्मेशन हम जो है इकट्ठा करेंगे कि वहां पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कोई कैनाल बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहां पे जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं। पहला है क्षेत्र में वर्षा, सबसे बेसिक चीज क्या है कि उस क्षेत्र में बारिश जो है कितने mm तक होती है पर ईयर। तो ऐसा ये चीज जो है आपको पिछले 30 साल का जो मेट्रोलॉजिकल डाटा है उस क्षेत्र के लिए, वो डाटा हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और उस डाटा से हमें ये पता चल जाएगा कि हर वर्ष में कितनी मात्रा में पानी हुई और उसकी तीव्रता क्या रही होगी, ठीक है। तो उसके आधार पर हम कैनाल में कितना डिस्चार्ज मेंटेन कर पाएंगे, जिस नदी से हम ला रहे हैं क्या उस नदी में उतना पानी है कि नहीं है, ये चीज भी हमें पहले से पता होना चाहिए। अब ऐसी कोई हम जो है परियोजना नहीं तैयार कर सकते इस तरह से कि अगर नदी ही नहीं है तो वहां कोई परियोजना नहीं तैयार कर सकते किसी गांव के लिए। अगर किसी गांव में पानी की आवश्यकता है सिंचाई के लिए और वहां पे कोई नदी नहीं है आसपास, तो जो है आप इस परियोजना को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो हमें जो है कुछ बेसिक डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहला जो आपका है रेनफॉल डाटा, ठीक। तो रेनफॉल डाटा के आधार पर सबसे पहले हम जो है देख लेंगे कि वहां पे रेनफॉल कितना होता है। दूसरा आपका क्या है, भौम जल स्तर, ठीक है। तो भौम जल स्तर क्या होता है, आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको हम चेक करेंगे। अब ग्राउंड वाटर लेवल चेक करने का रीजन क्या है, वहां पर हमें ये देखना है कि जो बारिश के समय में भौम जल तल, जो आपका जमीन के नीचे जो पानी का लेवल है वो कितना लेवल तक ऊपर उठ रहा है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आसपास के क्षेत्र में अगर कोई कुआं है, इस कुएं में क्या करेंगे, हम एक फीता डाल के चेक कर लेंगे
कि कितनी गहराई तक पानी करंट अवस्था में है, ठीक है, और पीक टाइम में उसमें कितने का पानी का था, कितने लेवल पे पानी था, उससे हमें जो है उस क्षेत्र में पीक टाइम में जो बरसात का समय होता है उस समय कितने वाटर का लेवल है ये हमें पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है भौम जल स्तर पता कर लेंगे। भौम जल स्तर होने का मतलब क्या है, आप जो वहां पर ग्राउंड वाटर जो है आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जब भौम जल स्तर बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो क्या होगा, कभी कभी भौम जल स्तर इतना ऊपर तक आ जाता है कि वहां की फसल अपने आप क्या होता है, नीचे से पानी जो है कैपिलरी एक्शन द्वारा उठा लेता है और सतह क्या होता है, सिंचित हो जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है ये चीज भी हमें बेसिक इंफॉर्मेशन में रखनी है अपने। इसके अलावा सिंचाई जल की मांग की आवश्यकता निश्चितता, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि जिस क्षेत्र में हम कोई परियोजना बनाने जा रहे हैं वहां पर कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, ठीक है, कितना रिक्वायरमेंट है, किस तरह की फसल लगाई जा रही है, उस फसल के हिसाब से कितना रिक्वायरमेंट पानी का है। अगर वो परियोजना हम बनाएंगे तो उस परियोजना से क्या उतना मांग, हम जो डिमांड है फसल के लिए वो डिमांड हम कंप्लीट कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे, इस चीज को भी हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा क्षेत्र की स्थलाकृति है। अब क्षेत्र की स्थलाकृति, अब उस क्षेत्र की स्थलाकृति किस तरह हमें, कि वो पहाड़ी एरिया है या प्लेन रीजन है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है हमें कंसीडर करनी है। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, आपको नक्शे के द्वारा पता चलेगा। उस क्षेत्र का जब हम नक्शा प्राप्त करेंगे उस नक्शे को देख के आप बता सकते हैं कि हाँ वो क्षेत्र का एलिवेशन कहाँ कहाँ पे कितना है, कहाँ पर हमें जो कैनाल ले जाना है, कहाँ पर हमें कटिंग करनी पड़ेगी, कहाँ पे फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी कोई परियोजना तैयार कर रहे हैं, अगर क्षेत्र की स्थलाकृति आप देखते हैं तो वहां पर ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा उबड़ खाबड़ होगा, अनइवन जो है सरफेस होगा, तो वहां से क्या होगा, आपको ज्यादा कटिंग फिलिंग करनी पड़ेगी, और ज्यादा कटिंग फिलिंग करने की वजह से क्या होगा, जो आपका पूरी परियोजना है वो क्या होगा, उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा जो है गहराई है, ज्यादा जो है नीचे लेवल नीचे है, तो वहां पे क्या होगा, आपको फिलिंग करके जो है लेवल मेंटेन करना, ठीक है। तो उतार और चढ़ाव ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो परियोजना जो है सफर कर सकती है कहीं, तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा जो है मृदा की किस्म, अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका जो है मृदा किस्म, यानी कि सॉइल जो वहां का है, जो मिट्टी है वहां की, उसका टाइप कैसा है। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं रेगिस्तान में लेके बना रहे हैं, तो हमें जो है वहां का सॉइल देख लेना है कि वो सॉइल जो है जिसमें से हम कैनाल ले जाएंगे, वो कैनाल जो कहीं वो सॉइल कहीं रेतीली रेतीली मृदा में ना हो। रेतीला होगा क्या होगा, जो पानी जाएगा वो क्या होगा, इनफिल्टर हो जाएगा, अंतर श्रवण क्रिया द्वारा जमीन के नीचे चला जाएगा, जो एक प्रकार का क्या है, लॉस है। तो वाटर जब लॉस होगा तो आगे के कैनाल में क्या होगा, डिस्चार्ज जो है लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है हमें मृदा का किस्म भी देख लेना है। उसके अलावा अगला पॉइंट है क्षेत्र में बोई जा रही फसलें, तो उस क्षेत्र में जो है कौन कौन सी फसल बोई जा रही है एक साल में, उसको हम देख लेते हैं किस तरह की फसल है। अब जो फसल जिस तरह की होगी, पेरिनियल है कि नॉन पेरिनियल है, ठीक है, रबी है, खरीफ है, किस तरह की फसलें ज्यादा बोई जा रही हैं, तो हर एक फसल की हमें पता है कि डिमांड जो है वाटर का वो अलग अलग होता है। जब डिमांड अलग अलग होगा तो उस फसल की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी उस कैनाल के थ्रू। तो उस कैनाल में उतना जो है हमें पानी डिस्चार्ज हर समय चाहिए, ताकि उस फसल को क्या करे, समय समय पे पानी उपलब्ध हो सके। इसलिए जो है वहां पर उस क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों का भी ज्ञान होना चाहिए, किस तरह की फसलें ज्यादा बोई जा रही हैं, जिसकी वजह से पानी जो है कम ना पड़े उस कैनाल को बनाने में। ठीक, अगला है किसानों का सहयोग। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप कोई कैनाल बना रहे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसानों के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि उसमें जो है किसान का सहयोग और किसान का जो समर्थन है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जो आप कैनाल बनाते हैं कहीं ना कहीं किसानों के ही भले के लिए बनाते हैं। किसान उस पानी का क्या करता है, वो उपभोग करता है अपने फसल के लिए, और फसल क्या करेगी, उससे जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कहीं, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो किसान अगर चाहेगा तभी वो कैनाल बन पाएगा। आप हम रूप से जो है कोई जो है कैनाल नहीं बना सकते हैं। अगर आप किसान को अपने फेवर में रखते हैं तो जो जमीन आप ले रहे हैं कैनाल के लिए, वो जमीन कहीं ना कहीं किसान की ही है। तो किसान अगर जो है अपना जमीन ही नहीं देगा तो आप कैनाल किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसान को अपने फेवर में कर लेंगे तो आप जो लोकल मटेरियल यूज कर रहे हैं, चाहे मिट्टी निकालना हो, चाहे कहीं पे भरना हो, उसके लिए क्या होगा, किसान ही आसपास के जो लोकल बॉडीज हैं वही आपके जो है हेल्प कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस कैनाल का, ठीक है, वो जो है लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसान को जो वहाँ पे है उनको, सब पूरे क्षेत्र में जो किसान है उनको, जिसके फील्ड आप यूज करने जा रहे हैं, जिनके लिए परियोजना बनाने जा रहे हैं, उनको भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जब ये हो गया आपका माइनर, अब इसके बाद जो आपका है वो है मेजर। तो मेजर जो आपका होता है, यानी कि
दूसरा जो पॉइंट था विस्तृत सर्वेक्षण, ठीक है, मेजर सर्वे जो आपका है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। जब हम इतना सारा सर्वे कर लेंगे और सारा डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वहां उस क्षेत्र में जहां से हमें वो कैनाल ले जाना है, कुछ इस प्रकार से हम एक नक्शा तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे, एक नक्शा जो है उस कैनाल को ले जाने के लिए हमें एक नक्शे को तैयार करना पड़ेगा, किस तरह से जो है हम कैनाल को लेके जाएं। जैसे हम कोई किसी क्षेत्र में अगर हमें कोई रोड बनाना हो तो उसका प्रॉपर सर्वे किया जाता है कि किस किस जिले से, किस किस कस्बे से होकर वो रोड गुजरेगी, ठीक है, और क्या क्या बैरियर बीच में आएंगे, किन किन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। बीच में अगर कोई पुल आता है, कोई क्रॉसिंग आती है, तो वहां पर हम किस तरह से जो है कैनाल को या जो भी आपका रोड है वो किस तरह से ले आते हैं, यानी कि इसकी अलाइनमेंट जो है हमें किस तरह से करनी है, उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, नक्शा प्राप्त करना पड़ेगा। और नक्शा जो है हमें जब मिल जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे, फिर कैनाल किस वे से लेके जाना है, उसका अलाइनमेंट कहाँ कहाँ से लेके जाना है, ताकि जो है पूरे क्षेत्र जो है, क्षेत्र को वो अपने कमांड में रख सके। अब क्षेत्र क्या है आपका, कोई भी क्षेत्र होता है उसमें ग्रॉस कमांड एरिया होता है और कल्चरेबल कमांड एरिया होता है और अनकल्चरेबल, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है इसके पहले, जो आपका ग्रॉस कमांड एरिया होता है उसमें जो कृषि योग्य भूमि है वो भी आती है, और जो कृषि योग्य भूमि नहीं है वो भी आती है, ठीक है। तो जो आप नक्शा प्राप्त करेंगे तो पूरा जो है समेकित रूप से उसमें ये सभी क्षेत्र आएंगे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे आप, जब नक्शा प्राप्त हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर सर्वे करेंगे, कहाँ पर जो है हमें कहाँ से कैनाल को ओरिजिन कहाँ से होगा, ठीक है, जहां पर हम जो है अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और कैनाल को कहाँ कहाँ से लेके जाना है, ताकि जो है पूरा कल्चरेबल और अनकल्चरेबल एरिया उसके कमांड में आ सके, ठीक। तो ये हो गया आपका जो है विस्तृत सर्वेक्षण। तो विस्तृत सर्वेक्षण के अंतर्गत कुछ विवरण जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं एक बार, प्रत्येक गांव के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इसके अलावा कृषि सिंचित क्षेत्रफल कितना है, कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, और कुओं तथा तालाबों में सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। और क्षेत्र में उगाई जा रही फसलें प्रत्येक के लिए निर्धारित क्षेत्रफल इत्यादि भी प्राप्त कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसके पहले बताया कि आपको जो ग्रॉस कमांड एरिया है उसमें सभी क्षेत्रफल आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो कैनाल तैयार करना है किस प्रकार से तैयार करें कि पूरा एरिया कवर हो उस कैनाल के द्वारा, जो है उस क्षेत्र के हर एक कॉर्नर तक पानी आसानी से पहुंच सके। तो ये इसका यहाँ पे एक फिगर के द्वारा आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है, किसी क्षेत्र का ये लिया गया एग्जांपल, जहां पर सारा डिटेल में आपको दिया गया है, ठीक है। तो एक यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई है, एक बार हम इसको पढ़ के बता देते हैं आपको। लिखा गया है, नहर सिंचाई परियोजना तैयार करने के लिए प्रत्येक 2 आब के लिए सजरा नक्शों की सहायता से संयुक्त नक्शा बनाया, ठीक है। और 2 बरसाती नालों के मध्य एक वन विभाजक रेखा अवश्य है, जो ये दोनों नालों के आवाज क्षेत्रों को विभाजित करता हो। इस काल्पनिक रेखा या बीच के वर्षा जल अलग अलग दिशाओं में बहता हुआ अपने नाले की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अब 1-2 आब के लिए एक नहर या रजवाहा बनाया जाता है, जिसकी कमांड पर 2 आब का सकल से CGCA होता है, ठीक है। तो ये है आपका जो विस्तृत सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत जो है हम उस क्षेत्र में भू व्यवस्था को देख पाते हैं और किस तरह से हमें लेके जाना है, किस तरह से हम संरेखण करेंगे, इसके बारे में हमें डिटेल में जो है। अब पहाड़ी अगर क्षेत्र है तो वहां पर आपको कंटूर पे वर्क करना पड़ेगा, किस तरह से जो है लेवल चेंज होता है एक एक मीटर पे, तो उस हिसाब से क्या करेंगे हम अपना जो कैनाल है उसको हम लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो है नहर संरेखण का चयन करते समय किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, इसको एक बार देख लेते हैं हम कि कोई भी अगर नहर हमें संरेखण करना है उसका, तो हम किस तरह से नहर को लेके जाएंगे, उसके लिए किस तरह से अलाइनमेंट करेंगे, किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर देख लेते हैं। ये हो गया आपका जो पहला पॉइंट है, अधिकतम सिंचित क्षेत्र। जो हम नहर का संरेखण करेंगे उसके द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्र क्या हो उसके कमांड में आ सके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रवाह सिंचाई, जहां तक संभव हो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो वाटर जो फ्लो करे उस नहर से खेतों तक, वो अंडर ग्रेविटी फ्लो करे, ताकि जो है कोई पंपिंग या अतिरिक्त व्यवस्था हमें न करना पड़े। एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो किस तरह से हो ताकि पानी क्या हो स्वतः एक सिरे से दूसरे सिरे पे बहता हुआ चला जाए खेतों तक, ठीक। अगला स्थलाकृति। स्थलाकृति हमें इस तरह का सेलेक्ट करना है अलाइनमेंट करते समय कि कोई भी जो है
जमीन उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ज्यादा उबड़ खाबड़ होगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, निर्माण की जो लागत होगी वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो आपका अगला पॉइंट है वो क्या है, परिच्छेद। जो परिच्छेद होता है आपका क्या होता है, वो आपका होता है ट्रेपेजॉइडल। जनरली आपके जो कैनाल बनाए जाते हैं वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के बनाए जाते हैं, यानी कि समलंबाकार क्षेत्रफल के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो ये छेद होता है वो क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन माना जाता है डिजाइन पर्पज से। अब होता है आपका अगला पॉइंट लंबाई। लंबाई क्या होनी चाहिए, आपका जो कैनाल होना चाहिए रोड की तरह हमें ले जाना, यानी कि ज्यादा ज्यादा हमें क्या करना है, उसको सीधा रखना है ताकि जो कैनाल की लंबाई हो क्या हो, न्यूनतम हो। ज्यादा घुमावदार हमें जो है कैनाल नहीं करना है, बहुत एडवर्स कंडीशन होगा तभी हम जो है कैनाल को घुमाएंगे, जब बीच में कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जो अनअवॉइडेबल हो, इसको हम जो है अवॉइड नहीं कर सकते, हमको घुमा के ही जाना है, ये हमारी मजबूरी अगर पड़ रही है तभी हम जो है ये कार्य करेंगे। ठीक, तो ये जो है लंबाई हमें न्यूनतम रखनी है किसी भी नहर की। इसके अलावा वक्र, किसी भी प्रकार के जो है कोई भी आपका जो कैनाल बना रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई इस तरह से मोड़ नहीं होना चाहिए, कोई कर्व नहीं होना चाहिए। कर्व होगा क्या होगा, उसका वक्र वाले एरिया पे आपको मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ेगा, उसको पक्का करके रखना पड़ेगा ताकि जो वाटर फ्लो करे तो उस करंट के द्वारा वहां पे कटान न हो जाए। जहाँ कर्व होता है उस पॉइंट पे ज्यादा जो है कटान होने लगता है ऐसी अवस्था में। ठीक है, ये हो गया आपका कैनाल अलाइनमेंट के लिए कंडीशन। तो इसके अलावा आपका हानि दिया हुआ है तो एक बार आप हानि अपनी स्वतः देख लीजिएगा। मैं लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ टॉपिक इस चैप्टर में, बंधारा सिंचाई। ठीक है, बंधारा सिंचाई क्या होता है, बंधारा सिंचाई क्या है, एक लघु व्यवस्था है। जैसे कोई कभी कभी क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है सिंचाई के लिए, और आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में अगर कोई एक नदी जा रही है और नदी में अगर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम, अगर कोई नदी है, हमें ऐसा कंडीशन बनता है कि अगर किसी क्षेत्र में हमें पानी देना है और वहां पे कोई ऐसी नदी नहीं है जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी हो, या कोई ऐसी नदी है जहां पर डिस्चार्ज बहुत ही पहले से ही कम है, सूखने के कगार पे है। ठीक है, और उसके पास वाले क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए फिगर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये आपकी एक नदी जा रही है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये पूरा फील्ड है ये, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि इस नदी से आपको पूरे क्षेत्र में पानी जो है भेजना है, आपको कैनाल निकालना। तो ऐसी अवस्था में जहां पर नदी में स्वयं जो है वाटर लेवल बहुत ही कम है, सूखने के कगार पे है, ठीक है, तो पानी का डिस्चार्ज जो है पूरे सीजन में बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, खेतों में पानी पर्याप्त मात्रा में हम उस नदी के द्वारा कैनाल जो बना रखे हैं वहां से नहीं जा पाता है। तो अगर हमें जो है कभी कभी उस नदी का पानी अगर यूज करना है तो ऐसी व्यवस्था में हम क्या करते हैं, हम नदी के आर पार एक जो है क्या करेंगे, एक जो है बैरियर बनाएंगे, इसको बियर या बैराज बनाते हैं। ठीक है, कम ऊंचाई की दीवार बनाते हैं और इस लो अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, हम नहर की तरफ मोड़ते हैं। ठीक है, एक नहर हम निकालेंगे मेन कैनाल, उस मेन कैनाल में ऑलरेडी जब नदी में डिस्चार्ज कम है तो जाहिर सी बात है मेन कैनाल में भी डिस्चार्ज कम होगा। फिर वहां से क्या करेंगे, हम जिस तरह से कैनाल सिस्टम को पड़े हुए हैं उसमें से मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूशन निकालकर खेतों तक पानी देते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसमें लो डिस्चार्ज के लिए हम जो है ये व्यवस्था कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका बंधारा सिंचाई। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, नदी के आर पार क्या करेंगे, हम एक बैरियर बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम ही जो है बंधारा सिंचाई रखा है। ठीक है, तो ये इसको एक बार हम यहाँ पे पढ़ के आपको समझा देते हैं कि यह एक लघु सिंचाई व्यवस्था है। छोटे छोटे बरसाती नदी नालों से पानी लेकर सिंचाई करने की एक सरल सस्ती व्यवस्था है, इसे लघु सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। बंधारा सिंचाई बहुत ही छोटे क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर भूमि के लिए उपयुक्त माना जाता है। जिन छोटे नदी नालों पर पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने पर सिंचाई की बड़ी योजनाएं नहीं बनाई जा सकती हैं और इनका पानी व्यर्थ होता है, तो बंधारा सिंचाई यहाँ पर अपनाया जाता है। ठीक है,